बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 4.2 जिसका टाइटल है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने स्टडी किया वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, और कांस्टेंट फोर्स हमने ऐसी फोर्स को कहा था कि जो फोर्स ना तो अपने मैग्नीट्यूड में चेंज हो और ना ही अपनी डायरेक्शन में चेंज हो। उस फोर्स को हमने नाम दिया था कांस्टेंट फोर्स का, और हमने वर्क कैलकुलेट किया था एफ डॉट डी। आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास फोर्स वेरिएबल फोर्स हो जाए तो फिर उस वेरिएबल फोर्स से किया गया वर्क हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल फोर्स क्या होती है। वेरिएबल फोर्स हम ऐसी फोर्स को कहते हैं जो फोर्स अपने मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए या अपनी डायरेक्शन में चेंज हो जाए या दोनों में ही चेंज हो जाए। तो इस तरह की फोर्स को हम वेरिएबल फोर्स का नाम देते हैं, और हम इसको डिफाइन करते हैं व्हेन द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जब मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन और बोथ या ये दोनों ऑफ अ फोर्स किसी फोर्स के चेंज हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, देन सच फोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। तो फिर हम इस तरह की फोर्स को वेरिएबल फोर्स का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ। एक रॉकेट के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जब वो रॉकेट अर्थ से दूर जा रहा है, हाइट पर जा रहा है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक वेरिएबल फोर्स है। क्यों वेरिएबल फोर्स है? हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से अवे मूव करते जाते हैं तो जी की वैल्यू 9.8 से कम होना शुरू हो जाती है, और जब जी की वैल्यू कम होती जाएगी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कम होती जाएगी। इसका मतलब हुआ कि क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से हाइट के ऊपर जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक वेरिएबल फोर्स होगी। बिल्कुल इसी तरह से फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इंक्रीजेज बाय एन अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। एक स्प्रिंग से लगाई गई फोर्स बढ़ती है जितना ज़्यादा हम उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, उस स्प्रिंग को खींचते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि वेरिएबल फोर्स से किया गया वर्क हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कंसिडर करें कि हमारे पास कोई बॉडी है जिस बॉडी का मास m है, और वो बॉडी मूव कर रही है एक्स वाई प्लेन में। किसी एक पॉइंट ए से मूव करना शुरू करती है और किसी सर्टेन पॉइंट बी तक जो है वो मूव करती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बॉडी जो कि पॉइंट ए से मूव करना उसने शुरू किया, और वो कुछ इस तरह से मूव करती हुई पॉइंट बी के ऊपर जो है वो पहुंच रही है। तो अब यहाँ पर क्योंकि बॉडी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव कर रही है, देखें, और अलोंग वाई एक्सिस भी मूव कर रही है, ऊपर भी जा रही है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स है वो फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स अपनी डायरेक्शन में चेंज हो रही है। अलोंग एक्स एक्सिस भी है और अलोंग वाई एक्सिस भी है, तो यहाँ पर फोर्स की एक डायरेक्शन नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड द पाथ इनटू n शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल d1, डेल d2, डेल d3 एंड सो ऑन अप टू डेल dn। इस सारे के सारे पाथ को हम छोटे छोटे पैचेस के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर क्या कर देंगे, तकसीम कर देंगे। जैसे ये मेरे पास एक छोटा सा इंटरवल है ये, और इस पैच को, इस लेंथ को हमने नाम दे दिया कि ये डिस्प्लेसमेंट है डेल d1। डेल यहाँ पर शो करवा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। इस इंटरवल में हमारे पास जो फोर्स है वो F1 है। इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डेल d1 के दरमियान बनने वाला एंगल θ1 है। बिल्कुल इसी तरह से अगला हमारे पास जो टुकड़ा है, अगला हमारे पास जो इंटरवल है या हमारे पास जो पीस है, इस इंटरवल की डिस्प्लेसमेंट है डेल d2, और इस इंटरवल में जो फोर्स है वो F2 है। F2 और डेल d2 में बनने वाला एंगल θ2 है। इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे
अगली हमारे पास जो पैच होगा, जो टुकड़ा होगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी यहाँ पर ये डेल d3, और यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स होगी दैट इज F3, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में दैट इज θ3, एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। और एंड वाला हमारे पास जो पैच बनेगा उस पैच की डिस्प्लेसमेंट है डेल dn, और यहाँ पर फोर्स है Fn। एन शो करवा रहा है कि अगर हमने अपने इस पाथ के 500 इंटरवल्स यानी कि 500 पैचेस बनाए हैं तो इस स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होगी, 500 होगी। अगर हमने अपने इस पूरे के पूरे पाथ के 1000 पैचेस बनाए हैं तो यहाँ पर फिर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि इस पूरे के पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया। पहला पैच ये है जिसकी डिस्प्लेसमेंट है डेल d1 और इसके ऊपर फोर्स है F1 और इन दोनों में एंगल है θ1। अगला जो पैच है उसकी डिस्प्लेसमेंट है डेल d2, यहाँ पर जो फोर्स है वो F2 है और थीटा जो है वो यहाँ पर θ2 है, एंड सो ऑन हमने n नंबर ऑफ पैचेस में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। ये हमने इसलिए किया ताकि हर पैच के अंदर जो फोर्स है वो क्या हो सके, कांस्टेंट हो सके, क्योंकि ओवरऑल जो फोर्स है इस पूरे के पूरे पाथ के ऊपर वो फोर्स हमारे पास वेरिएबल फोर्स है। लेकिन जब हम एक छोटा सा इंटरवल देखेंगे जैसे ये है, बस आप यहीं तक अज्यूम करें कि ये डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स, तो इस इंटरवल में जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब हम एफ डॉट डी उस फार्मूले को सिर्फ उसी टाइम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट रहेगी, और क्योंकि अब हमारे हर पैच के अंदर फोर्स कांस्टेंट है तो हम हर पैच के लिए वर्क अलग से कैलकुलेट करेंगे और फिर पूरे के पूरे पैचेस के लिए कैलकुलेट किया गया जो वर्क होगा उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ए से लेकर बी तक टोटल जो है वो वर्क आ जाएगा। तो जैसे हमने कहा कि वर्क डन फॉर फर्स्ट इंटरवल, पहला जो इंटरवल है जिसमें डिस्प्लेसमेंट डेल d1 है, फोर्स F1 है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल θ1 है, इस इंटरवल के लिए वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस इंटरवल का वर्क होगा डेल w1। डेल अगेन वही बात शो करवा रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क को। हम जानते हैं कि वर्क इक्वल होता है एफ डॉट डी के। हमारे पहले इंटरवल में अभी फोर्स F1 है और डिस्प्लेसमेंट डेल d1 है। डॉट को रिमूव करने के बाद हम cos थीटा लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड जो इंटरवल है उसके लिए वर्क कैलकुलेट करेंगे डेल w2। सेकंड इंटरवल में फोर्स F2 है, सेकंड इंटरवल की डिस्प्लेसमेंट डेल d2 है। अगेन डॉट को रिमूव करेंगे तो cos थीटा आएगा। इसी तरह से हम हर इंटरवल के लिए वर्क कैलकुलेट करते जाएंगे और अप टू nth इंटरवल, आखिरी जो इंटरवल होगा उसके लिए हम वर्क कैलकुलेट करेंगे। आखिरी इंटरवल में फोर्स Fn है, डिस्प्लेसमेंट डेल dn है। अगेन डॉट को रिमूव करेंगे तो cos थीटा लगाएंगे। तो हमने क्या किया, हर इंटरवल के लिए अलग अलग वर्क हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हर इंटरवल में जो फोर्स है वो कांस्टेंट है और इस इक्वेशन को हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट रहेगी। अब अगर हम टोटल वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं ए से बी तक, टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो वो हमारे पास इक्वल होगा टोटल वर्क इज इक्वल टू पहले पैच के लिए किया गया वर्क डेल w1 प्लस सेकंड पैच के लिए किया गया वर्क डेल w2 एंड सो ऑन प्लस nth पैच के लिए किया गया वर्क। डेल w1 अभी हमने कैलकुलेट किया, F1 डेल d1 cos θ1 वैल्यू पुट कर देंगे। डेल w2 अभी हमने कैलकुलेट किया, F2 डेल d2 cos θ2 वैल्यू पुट कर देंगे एंड सो ऑन डेल wn की ये वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास एक सीरीज़ बन रही है। अब इस सीरीज़ को हम सबमिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास सारे के सारे स्मॉल वर्क जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक साइन लगाएंगे सबमिशन का। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, तो 1 लिख दिया। कहाँ तक जा रहे हैं? n तक, तो n लिख दिया। और यहाँ पर कोई भी नंबर ले लें, जैसे मैंने यहाँ पर i को इस्तेमाल कर लिया है, आप r को यूज़ कर लें, j को यूज़ कर लें, जिसको मर्जी यूज़ करें। तो मैंने कहा कि i जो है वो 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा।
और कौन कौन सी टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, यही सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं। और 1 2 3 एंड सो वन अप टू nth, तो यहाँ पर हम लिखेंगे i। क्यों? जब i इज इक्वल टू 1 होगा तो f1 डेल d1 कॉस थीटा 1 समेशन यानी कि प्लस, फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो फिर ये बन जाएगा f2 डेल d2 कॉस थीटा 2, ये चीज़, फिर समेशन मतलब फिर प्लस, फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, f3 डेल d3 कॉस थीटा 3 एंड सो ऑन, n तक हम जाएंगे तो आखिरी टर्म आएगी fn डेल dn कॉस थीटा n। तो इस तरह से हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास फोर्स एक वेरिएबल फोर्स होगी। आइए अब देखते हैं कि इसी वेरिएबल फोर्स से किए गए वर्क को हम ग्राफिकली किस तरह से शो करवा सकते हैं। तो जिस तरह से हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स वाले टॉपिक में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ बनाया था और आपने देखा था कि हमारे पास ग्राफ एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फोर्स कांस्टेंट थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फोर्स क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ कुछ इस टाइप का है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और जैसे जैसे ग्राफ नीचे आ रहा है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास फोर्स का एक्स कंपोनेंट है यानी कि एफ कॉस थीटा न्यूटन में। ए से हम स्टार्ट हुए और कहाँ तक हमने ग्राफ को लेकर जाना है, बी तक, जैसे अभी आपने डायग्राम में देखा। तो हमने कहा कि भाई प्लॉट करें ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एफ कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट और एफ कॉस थीटा में ग्राफ बनाएं। और अब अगर हम इस ग्राफ से वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप अपने ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो एरिया किसके बराबर आएगा, वर्क के बराबर आएगा। एरिया अंडर द ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू n रेक्टेंगल्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम अपने सारे के सारे ग्राफ को स्मॉल स्मॉल सी मुस्ततीलों के अंदर, छोटी छोटी रेक्टेंगल्स के अंदर क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने देखें यहाँ पर क्या किया, अपने सारे के सारे ग्राफ को स्मॉल स्मॉल सी रेक्टेंगल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। एक रेक्टेंगल ये है, इसी तरह से एक रेक्टेंगल हमारे पास ये है, एक रेक्टेंगल ये है, रेक्टेंगल्स के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हमने कहा कि कैलकुलेट एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, हर रेक्टेंगल का एरिया अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे, फिर तमाम एरियाज को आपस में ऐड कर देंगे तो इस पूरे के पूरे ग्राफ का क्या आ जाएगा, हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब पहली हमारे पास जो रेक्टेंगल है, अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहें तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला हमें पता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है हमारे पास, डेल d1, विड्थ कितनी है हमारे पास, f1 cos थीटा 1। बिल्कुल इसी तरह से अगली रेक्टेंगल पर आएंगे तो अगली रेक्टेंगल की हमारे पास ये विड्थ या लेंथ कितनी है, डेल d2, और ये हाइट कितनी है हमारे पास, ये लेंथ कितनी है हमारे पास, f2 cos थीटा 2। बिल्कुल इसी तरह से अब टू nth रेक्टेंगल, nth रेक्टेंगल में हमारे पास जो चौड़ाई या विड्थ है वो है डेल डी एन, और हमारे पास जो लंबाई है वो कितनी है, एफ एन कॉस थीटा एन। तो ये देखें, ये बिल्कुल हमारे पास वही सीरीज़ है, वही फार्मूला है जो अभी हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था। तो इस तरह से हम वर्क को ग्राफिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ वर्क, हम चाहते हैं कि हम अपने ग्राफ से जो वर्क कैलकुलेट करें वो वर्क हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आए, उस वर्क का आंसर 100% ठीक आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकालने के लिए, अपने ग्राफ से बहुत अच्छा वर्क कैलकुलेट करने के लिए जिसमें गलती का चांस जो है वो कम से कम हो, एरर कम से कम हो, हम क्या करते हैं कि ये जो रेक्टेंगल्स हमने बनाई हैं, ये रेक्टेंगल्स की विड्थ, इस रेक्टेंगल की चौड़ाई इतनी कम रखें, इतनी कम रखें कि हमारे पास जो चौड़ाई यानी कि डेल डी है ये अप्रोच करे, अप्रोचेज टू, ये एरो क्या बता रहा है, अप्रोचेज टू, ये डिस्प्लेसमेंट अप्रोच करे किसको, ज़ीरो को। यानी कि ये विड्थ हमारे पास इतनी कम होनी चाहिए
इतनी कम होनी चाहिए कि ये किसको अप्रोच करे, 0 को अप्रोच करे। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो रेक्टेंगल्स आएंगी, अब उन रेक्टेंगल्स की विड्थ इतनी कम होगी, ये देखें जैसे ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है ये, यानी कि आप ये जो पहले रेक्टेंगल्स हमने बनाई हैं, इन रेक्टेंगल्स को आप क्या करें, फिर छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में तब्दील कर दें और हर रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो 0 को अप्रोच करे। तो अब मेरे पास जो वर्क आएगा, सेम यही फार्मूला रहेगा वर्क का, सिर्फ उससे पहले हम क्या करेंगे, एक लिमिट अप्लाई करेंगे, जैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में लगाते थे कि लिमिट डेल डी अप्रोचेस टू 0, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगी, समेशन आई फ्रॉम 1 टू n एफ आई डेल डी आई कॉस थीटा आई। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास वो ये है कि जब हमारे पाथ पर फोर्स एक वेरिएबल फोर्स हो जाएगी, तो फिर हम उस पाथ को स्मॉल स्मॉल पैचेस के अंदर, स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हर इंटरवल के अंदर फोर्स कांस्टेंट रह सके। और फिर हम इक्वेशन लगाएंगे एफ डॉट डी की, हर इंटरवल के लिए अलग से, हर इंटरवल के लिए अलग से हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम तमाम इंटरवल्स के वर्क को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक टोटल वर्क जो है वो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर आसानी से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय दी ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स से किया गया वर्क हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।